हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। और आज हम बात करेंगे साउंड वेव्स की। हमने अभी तक वेव्स ऑन स्ट्रिंग पढ़ा कि एक रस्सी पे आप अगर वेव्स को चलाते हैं तो वेव्स की वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, वेव्स का रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कैसा होगा, अगर दो सुपरपोज करती हैं वेव्स तो क्या क्या होगा, स्टैंडिंग वेव्स कैसी बनती हैं और उनके रिलेशंस क्या क्या रहते हैं, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये सारी बातें हमने अभी तक कर ली हैं। अब हम बात करते हैं साउंड वेव्स की। तो वैसे ये भी मैकेनिकल वेव्स है। हमने बोला था मैकेनिकल वेव्स मतलब जिनको एक मीडियम की जरूरत होती है ट्रांसमिशन के लिए। तो साउंड को भी मीडियम की जरूरत होती है। मोस्टली आप एयर में सुनते हैं, यही आपका मीडियम है। तो किसी मीडियम में चलने वाली वेव्स मैकेनिकल वेव्स, साउंड भी एक मैकेनिकल वेव है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि एक लॉन्गिट्यूडनल टाइप की वेव है। हमने बात करी थी लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का भी डिस्प्लेसमेंट हो, तो ऐसी वेव को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जबकि ट्रांसवर्स वेव जैसे स्ट्रिंग में होती थी कि ऐसे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता था जबकि वेव इस डायरेक्शन में जाती थी, दिस वाज ट्रांसवर्स वेव। सो पहली बात जो यहाँ पे लिखी गई है, साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो मेजोरिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उन्हें जनरली साउंड वेव्स कह देते हैं। कैसे प्रोड्यूस होता है साउंड, बाय वाइब्रेटिंग सोर्स। जैसे आप बोलते हैं तो आपके गले में जो वोकल कॉर्ड होती है वो वाइब्रेट करती है, उससे साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे जितने भी स्पीकर्स होते हैं जिससे आपको आवाज सुनाई देती है उन सब में भी एक वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। लाइक व्हेन अ gong of a bell is struck with a hammer, sound is produced. The vibrations produced by gong are propagated through air. Through air, these vibrations reach to the ear, and eardrums is set into vibration, and these vibrations are communicated to human brain. इस तरीके से आप आवाज को सुन पाते हैं। ठीक है। अब प्रोपगेशन होता कैसा है इस बारे में अगर बात करें तो साउंड इज अ मैकेनिकल, थ्री डायमेंशनल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक बात है। Created by vibrating sources such as guitar string, human vocal cord, the prongs of a tuning fork, and the diaphragms of a loudspeaker. ये एक ट्यूनिंग फॉक है जिसपे बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाएंगे। आप लेबोरेटरी में इसको देख सकते हैं, अपने फिजिक्स लेबोरेटरी में ऐसा ऐसा वाई शेप का एक फॉक होता है जिसपे आप अगर थोड़ा सा हिट करें यहाँ पे तो ये वाइब्रेट करता है और उससे आवाज प्रोड्यूस होती है। So, being a mechanical wave, sound needs a medium having properties of inertia and elasticity for its propagation. ठीक बात है। Sound waves propagates in any medium through a series of periodic compression and rarefaction of pressure. जैसे आपने मैकेनिकल वेव्स में बोला था कि वहां पे क्रेस्ट एंड ट्रॉ बनते थे, तो क्रेस्ट ऊंची वाली जगह को बोलते थे, ट्रॉ नीचे वाली जगह को बोलते थे। वैसे यहाँ पे जो प्रोपगेशन होता है वो कंप्रेशंस और रेयर फ्रिक्शंस की वजह से होता है। कंप्रेशन मतलब जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो बहुत पास पास आ जाते हैं, इसको बोलते हैं कंप्रेशन। रेयर फ्रैक्शन मतलब वो मीडियम पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो जाते हैं, इसे बोला जाता है रेयर फ्रैक्शन। तो इसकी सीरीज से कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की इससे वेव आगे ट्रैवल करती है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग सोर्स। अब जैसे अगर यहाँ की अपन बात करें तो अनडिस्टर्ब जब ट्यूनिंग फॉक है तो क्या हो रहा है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत अच्छे से अरेंज्ड हैं। लेकिन जैसे ही आप इसे वाइब्रेट करवाते हैं तो क्या होगा, ये जब बी इस तरफ आया, जब आपने इसको वाइब्रेट किया तो ये जो बी पहले यहाँ था इसका मोशन इस तरफ हुआ। तो जैसे इसका मोशन इस तरफ होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे इसका मोशन पहले यहाँ था, इसका मोशन इस तरफ हुआ, तो यहाँ पे जो इसके पास वाले बिल्कुल पार्टिकल्स थे वो इसके साथ साथ इस तरफ चले होंगे। जैसे इस तरफ चले होंगे तो यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में गैप आ गया होगा जिससे बोला गया रेयर फ्रैक्शन। और जब ये बी इस तरफ आ जाएगा थोड़ा सा, जो इसके ओरिजिनल पोजीशन से यहाँ आया, तो इसके साथ साथ जो वाले पार्टिकल थे उसको इसने पुश किया, पुश करने से ये अपने आगे वाले पार्टिकल्स के बिल्कुल पास आ जाएंगे, इसे कहते हैं कंप्रेशन। तो ये जो रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन है, क्योंकि लगातार वाइब्रेट करता रहता है,
तो मतलब एक बार ये इनको पुश कर रहा है, एक बार ये अपने साथ लेके चल रहा है, लगातार रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन यहाँ पे डेवलप होता रहता है और वो आगे ट्रैवल करता है। इसी को बोलते हैं साउंड का आगे ट्रैवल करना, साउंड का ट्रांसमिशन। तो लिखा है व्हेन prong B moves outward towards right, it compresses the air in front of it, causing the pressure to rise slightly. The region of increased pressure is called a compression pulse, and it travels away from the prong with the speed of sound. After producing the compression pulse, the prong B reverses its motion and moves inwards. बिल्कुल ठीक बात है। तो पहले यहाँ था, पहले यहाँ चला, फिर अब ये यहाँ आया, लगातार वाइब्रेट कर रहा है। This drags away some air from the region in front of it, causing the pressure to dip slightly below the normal pressure. This region of decreased pressure is called rarefaction pulse. Following immediately behind the compression pulse, the rarefaction pulse also travels away from the prong with the speed of sound. तो ये दोनों पल्स जब आगे चलती रहती हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साउंड आगे प्रोपोगेट हो रहा है। A longitudinal wave in a fluid is described either in terms of the longitudinal displacement suffered by the particles of the medium, और प्रेशर की भी यहाँ पे बात की जा सकती है। तो अगर हम बात करें कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसा रहा होगा, तो अगर ये पार्टिकल वाइब्रेट करता है यहाँ से यहाँ तक प्लस ए से माइनस ए के बीच में, तो इसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है ए साइन ओमेगा टी। और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक दूसरा पार्टिकल है जिसके लिए हमें इक्वेशन लिखनी है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, ये v वेलोसिटी से चल रहे हैं वेव आगे की तरफ, x डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम लगेगा t, तो यहाँ लिखा जा सकता है ओमेगा टाइम्स t माइनस x बाई v। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे जो इसका वाइब्रेशन हो रहा है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट है y में, वो हमने लिखी यहाँ पे इस तरीके से कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस x बाई v। इस टाइम पे इसकी जो ओरिजिन से पोजीशन है, x डिस्टेंस तो ये ऑलरेडी दूर था और y इसका डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, तो x प्लस y इज द टोटल डिस्टेंस जो ये यहाँ से चल रहा है, डिस्टेंस ऑफ द मीन position from the particle and displacement of the particle from its mean position. Total displacement is x plus y. So general equation अगर 0,0 पे लिखी जाएगी तो बनेगी a sin omega t plus phi, लेकिन किसी x displacement पे लिखेंगे तो बनेगी a sin t minus x by v plus phi, और displacement wave जो y बन गया वो क्या बन गया, a sin omega t minus kx plus phi, where k यहाँ पे एक ओमेगा टी भी आप लिखेंगे, दिस इज ओमेगा, सो ओमेगा टी और ओमेगा बाई वी इस के जो आपने पहले भी पढ़ा था, तो सेम के यहाँ पे भी आ जाएगा। सो इक्वेशन आपकी बनती है a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव। इफ वी फिक्स x इक्वल टू x नॉट, किसी एक पोजीशन की अगर बात करते हैं, then we are dealing with the particle whose mean position at distance x naught from origin, and this particle performing SHM of amplitude a with time period t, phase difference minus kx plus phi के बराबर। This is the phase difference minus kx plus phi। तो हर एक पार्टिकल यहाँ पे एसएचएम कर रहा है और उसकी वजह से वेव आगे ट्रैवल कर पा रही है। तब इसको अपन बात करना चाहते हैं कि वेव की वेलोसिटी कितनी होगी या वेव की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, तो इसके लिए ये पूरा प्रूफ है। कंप्रेशन वेव की अगर पहले बात करें, कंप्रेशन वेव में क्या होगा, when a longitudinal wave propagates in a gaseous medium, it produces compression and rarefaction in the medium periodically. The region where compression occurs, the pressure is more than the normal pressure. Thus, we can also describe longitudinal waves in a gaseous medium as pressure wave. And these are also termed as compression wave, in which the pressure at the different point of medium also varies periodically with their displacement. ठीक है, तो प्रेशर वेव की यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं। तो डिस्कस दी प्रोपोगेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर इन अ मीडियम इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव एनालिटिकली। अगर मैं यहाँ पे y सेपरेशन पे बात करूं तो A से A डैश पॉइंट पे बनाए और B से B डैश पॉइंट पे y प्लस dy अगर पॉइंट अपन चले हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर dx है, मतलब ये अगर x पे था तो ये x प्लस dx पे है। तो कंसिडर अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, सेगमेंट A से B of the medium of width dx, in which in this medium later longitudinal wave is propagating, whose equation is given by this, जो भी हमने ऊपर देखी थी। y हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल जो कि x डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, along the direction of propagation of wave। तो ये बात पूरी हो गई कि यहाँ से यहाँ तक अपन ने ये सेगमेंट लिया है जो कि dx विड्थ का है। y सेपरेशन पे अगर ये बात करें, इतना चला अगर ये, तो ये यहाँ से पहुंच गया y प्लस dy पे।
हमें ये x और dx और dy का रिलेशन चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट dy हुआ है टोटल, वो इस इक्वेशन से दिया जा सकता है। अगर x की जगह dx डाल दिया जाए तो, इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो हम लिख सकते हैं सीधा सीधा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक a बाहर आ जाएगा। इक्वेशन विल बी dy इज इक्वल टू माइनस ए के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू dx के बराबर। सो इस dx डिस्प्लेसमेंट का dy डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा एक रिलेशन यहाँ पे मिल सकता है। अगर इसको वॉल्यूम की टर्म में लिखा जाए तो अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस विल बी द चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो ये आपको मिल जाएगा dv के बराबर एरिया से मल्टीप्लाई करके। अगर इस AB सेक्शन का वॉल्यूम, क्योंकि dx लेंथ है, एरिया से मल्टीप्लाई करके दिस इज द वॉल्यूम v। अगर मैं स्ट्रेन निकालना चाहूँ, जो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, dv बाय v चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये आपका चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज इसको आप SDX से डिवाइड कर देंगे, जो आपको फाइनली मिलता है वो मिलता है dv by v इज इक्वल टू माइनस ax cos ओमेगा t माइनस kx। और अगर बल्क मॉड्यूलस की बात की जाए तो हम जानते हैं बल्क मॉड्यूलस कैसे डिफाइन होता है। बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड बाय माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा वी बाय वी, दिस इज द बल्क मॉड्यूलस। तो यहाँ से अगर अपन डेल्टा पी लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, dv बाई वी अपने पास है, डेल्टा पी में लिखूंगा तो फाइनल एक्सप्रेशन जो मेरे पास बनता है वो बनता है ये, where डेल्टा पी नॉट इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड, दिया जाता है बी ए इंटू के से, इस तरीके से के 2 पाई बाय लैम्डा है तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू ए इंटू बी, ये आपका होता है डेल्टा पी नॉट प्रेशर एम्पलीट्यूड। इंपॉर्टेंट इक्वेशन रिलेशन है, ध्यान रखना है। जो प्रेशर की इक्वेशन आती है वो भी आपको ध्यान रखनी है, डेल्टा पी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर। इक्वेशन शोज is also termed as the equation of pressure wave in gaseous medium. We can also see that pressure wave differs in phase is pi by 2 from the displacement wave. Displacement आपने लिखी थी y is equal to a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पे आया है cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाय 2 का है। ये सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कई बार कि इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट वेव प्रेशर वेव, तो आंसर इज पाई बाय 2। Pressure maxima occurs when the displacement is 0 and displacement maxima occurs when the pressure is at its normal level. So delta P जब 0 है तो displacement maxima है, और displacement जब 0 है तो pressure maxima है। The pressure maxima implies that the pressure at a point is pressure amplitude times more or less than the normal pressure. तो basically delta P की बात यहाँ पे हो रही है, अब इक्वेशन को delta P से ही याद रखने वाले हैं। Delta P is change in pressure, नेट प्रेशर की बात यहाँ पे नहीं है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज अ साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ दे रखी है आपको यहाँ पे लैम्डा, ट्रैवल्स इन एयर इफ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर एट अ पॉइंट इज दिस, तो फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड चाहिए ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, बल्क मॉड्यूलस यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर के बीच का डिफरेंस। हम जानते हैं कि जब भी कोई वेव ऐसे चलती है तो एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से मैक्सिमम तक। यहाँ पे आपको जो डिफरेंस दे रखा है वो मैक्सिमम से मिनिमम ये वाला डिफरेंस दे रखा है, तो दिस इज बेसिकली 2a। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 2 टाइम्स डेल्टा पी नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर वेव का दे रखा है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा पी नॉट आपको जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अभी हमने देखा था इसका जो रिलेशन होता है वो क्या कहता है, यहाँ से रिलेशन हमने देखा डेल्टा पी नॉट इक्वल टू बी ए इंटू के या 2 पाई बाय लैम्डा इंटू ए बी, तो ये हम यहाँ यूज करेंगे, डेल्टा पी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू ए इंटू बी। सो आपसे बेसिकली ये ए पूछा है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, आपसे ए पूछा गया है, बल्क मॉड्यूलस आपसे बी दे रखा है, लैम्डा भी आपको यहाँ पे गिवन है 40 सेंटीमीटर, अपना आंसर आराम से आ जाएगा। So delta P naught is equal to 2 pi by lambda is 50 centimeter, so 0.5 meters into A आपको कैलकुलेट करना है, और B दे रखा है 1.4 into 10⁵। ओके, और डेल्टा P की भी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। डेल्टा P आपको दे रखा है 10⁻³ के बराबर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली अपने पास एम्पलीट्यूड जो आएगा वो आएगा, सॉल्व करने पे a इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻10 मीटर्स, या से लिखा जा सकता है 6.6 एंगस्ट्रम। दिस विल बी द एम्पलीट्यूड। क्लियर है बात।
इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान रखना है, डेल्टा पी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा ए बी। ये प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव के एम्पलीट्यूड को रिलेट करता है। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रेशर वेव के बाद बात आती है डेंसिटी वेव्स की, कि इसी इक्वेशन को क्या डेंसिटी की टर्म में लिखा जा सकता है। रिलेशन बिटवीन प्रेशर वेव एंड डेंसिटी वेव। सब जानते हैं बल्क मॉड्यूलस माइनस डीपी बाय डीवी बाय वी होता है, और क्योंकि वॉल्यूम होता है मास बाय डेंसिटी, तो यहाँ पे हम dv की जगह रखते हैं इसको डिफरेंशिएट करके। मास कांस्टेंट है तो dv इक्वल टू 1 बाई रो का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई रो स्क्वायर डी रो। तो यहाँ से मिल गया m बाई रो वॉल्यूम, और एक रो नीचे बच गया, इधर बच गया डी रो। सो यहाँ से मिल गया dv बाई v इज इक्वल टू माइनस डी रो बाई रो। इसे अपन पुट कर सकते हैं dv बाई v की जगह माइनस डी रो बाई रो। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डी रो इज इक्वल टू dp बाई v स्क्वायर। अब क्योंकि अपने पास डी रो है तो डेल्टा रो लिखा जा सकता है सीधा सीधा, पी बाई बी इंटू डेल्टा पी, या 1 बाई वी स्क्वायर इंटू डेल्टा पी के बराबर। सो दिस रिलेशन रिलेट्स द प्रेशर इक्वेशन विद द डेंसिटी इक्वेशन। ये जो रिलेशन है ये आपको डेंसिटी इक्वेशन भी दे देगा। डेल्टा पी आपने ये लिखा ही था अभी, इस डेल्टा पी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो डेल्टा रो जो लिखेंगे वो भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि डेल्टा रो इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। तो डेल्टा रो इज ऑल्सो डेल्टा रो नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, वेयर दिस डेल्टा रो नॉट इज इक्वल टू टी बाई बी डेल्टा पी, या ये जो रिलेशन है ये ध्यान रखना है। सो एम्पलीट्यूड का एक रिलेशन हो गया, प्रेशर का एक रिलेशन हो गया, और अब डेंसिटी का एक रिलेशन हो गया। ये तीन चीजें अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वेशन जो है वो इन फेज विद प्रेशर इक्वेशन है, क्योंकि दोनों में kx माइनस ओमेगा टी था, लेकिन 90 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, क्योंकि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट में अगर साइन यूज होता था तो प्रेशर में कॉस यूज होता था, 90 डिग्री वो आउट ऑफ फेज होते थे, ठीक है। तो ये दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है डेंसिटी और प्रेशर के बारे में। अब बात करते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पार्टिकल का। तो हम डिस्प्लेसमेंट जानते हैं इस तरीके से लिखा गया है, वेलोसिटी अगर निकालनी है तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, ये ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल एसएचएम में था वैसा ही ये तरीका है। अगर स्लोप देखा जाए तो डेल वाई बाय डेल एक्स अपन निकाल सकते हैं इस तरीके से, और अगर इसको रिलेट किया जाए तो फिर से रिलेशन आपके पास आता है जो आपने वेव्स के स्टार्टिंग में पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही रिलेशन है। डेल टू वाई बाय डेल टी टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल टू वाई बाय डेल एक्स टू। यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ साउंड वेव्स। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने वेव्स में पहले पढ़ चुके हैं। बात करते हैं साउंड की वेलोसिटी की, या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वेलोसिटी की इन सॉलिड्स। फिर से इंपॉर्टेंट यहाँ से रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आपने जब वेव की स्ट्रिंग पे वेलोसिटी की बात करी थी तो आपने रिलेशन दिया था रूट ओवर टी बाय म्यू के बराबर। वेलोसिटी ऑफ द वेव ऑन द स्ट्रिंग इज रूट ओवर टी बाय म्यू, टी टेंशन था, म्यू मास पर यूनिट लेंथ था। ऐसे ही साउंड वेव की सॉलिड में क्या वेलोसिटी का रिलेशन आता है, ये बात हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसको प्रूव करने का तरीका वैसा ही है, हमने यहाँ पे ए से बी तक का एक ऐसा सेक्शन लिया हुआ है और इसको हमने थोड़ा सा मूव किया बाय वाई, तो अब ये dx प्लस dy बराबर लेंथ का हो गया है। अगर इसमें स्ट्रेस की बात करें तो इस पे फोर्स पर यूनिट एरिया, ये इसमें स्ट्रेस डेवलप हुई होगी। और अगर हमें फोर्स लिखना है तो हम लिख सकते हैं बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना होता है डेल वाई बाय डेल एक्स, जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी और जो इसमें चेंज हुआ, तो ये ओरिजिनल लेंथ इसकी dx, चेंज हुआ इसमें dy के बराबर, तो स्ट्रेन लिखी जा सकती है dy बाय dx के करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ से अगर अपन इसको यंग्स मॉड्यूलस से रिलेट करें, क्योंकि एक सॉलिड मीडियम है ये, और उसके लिए अगर यंग्स मॉड्यूलस y है तो लिखा जा सकता है y इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस आपने देखा फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन था dy बाय dx, तो यहाँ से फोर्स आपको मिल गया y as dy by dx, s is the area, y Young's modulus, dy change in length, dx original length. अब if net force of section AB is df, then it is given by df equal to इस सेक्शन का मास इनटू सेक्शन का एक्सेलरेशन, क्योंकि f इक्वल टू ma होता है। अगर मास हमें लिखना है तो मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी रो हो गई, वॉल्यूम हो गया एरिया इनटू लेंथ एस डी एक्स। यहाँ से आपको एक्सेलरेशन पता है डी टू आई बाई डी टी टू होता है। अगर मैं सारी इक्वेशन आप पुट करूं तो लिखा जा सकता है डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, डी टू यहाँ से आपको मिलेगा डी एफ, और यहाँ से मिल जाएगा डी एक्स इधर डिवाइड होके, यहाँ से मिलेगा रो एक्स और डी टू आई बाई डी टी टू।
ये जो इक्वेशन आपके पास आ रही है, यहां से अगर रो एस देखा जाए तो ये जो इक्वेशन 3 थी, यहां से अपन देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू वाई एस। यहां अगर पुट किया जाए तो ये आपको रिलेशन मिल गया ऐसा। फाइनली जो हम इक्वेशन यहाँ से देख पा रहे हैं वो इक्वेशन बनती है कुछ ऐसी कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू वाई बाई पी वाई बाई रो डी टू वाई बाई डी टी टू। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बनती है। और हम जानते हैं कि जब एक्सेलरेशन इसके प्रोपोर्शनल आ जाए तो वेलोसिटी ऐसा दी जा सकती है दिस v इज इक्वल टू रूट ओवर वाई बाई रो। तो जो इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए वो ये है, ये आपको ध्यान रखना है, डेरिवेशन से हमें कोई मतलब नहीं है पूरे इस क्वेश्चन में या पूरे इस सेक्शन में। हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है सीधी सीधी कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है रूट ओवर वाई बाय रो के बराबर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव इन अ सॉलिड। क्लियर है? इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमें ध्यान रखना है रूट ओवर वाई बाय रो। रो इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, वाई यंग्स मॉडुलस ऑफ द सॉलिड। इन्हीं दो बातों पे ये डिपेंड करेगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड्स। ऐसे अगर फ्लूइड में आपको पूछा जाए तो आप बल्क मॉड्यूलस यूज कर सकते हैं यंग्स मॉड्यूलस की जगह। तो जो फॉर्मूला बन जाएगा फ्लूइड्स के केस में वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर बी बाय रो। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड्स। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस हम जानते हैं गैसियस मीडियम के लिए दिया जा सकता है इस तरीके से, माइनस डीपी बाई डीवी बाई वी या माइनस वी डीपी बाई डीवी, इस तरीके से। तो बल्क मॉड्यूलस यहाँ से निकाला जा सकता है गैसियस मीडियम के लिए और यहाँ पुट करके वेलोसिटी निकाली जा सकती है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है विद फॉर्मूला एज इट इज। अब बात करते हैं कि गैसियस मीडियम में साउंड की वेलोसिटी के लिए न्यूटन ने क्या फॉर्मूला दिया था और उसको बाद में लाप्लास ने कैसे करेक्ट किया। सो पहले न्यूटन ने क्या फॉर्मूला दिया उस बारे में बात करते हैं। सो न्यूटन ने अज्यूम किया कि दैट ड्यूरिंग साउंड प्रोपगेशन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम रिमेन्स कांस्टेंट। उसने अज्यूम किया, उसने माना कि आइसोथर्मल प्रोसेस होती है साउंड के प्रोपगेशन वाली। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से हम कह सकते हैं कि पीवी शुड बी कांस्टेंट, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था। अगर ऐसा है तो पी डीवी प्लस वी डीपी शुड बी 0 और यहां से निकाला गया माइनस वी डीपी बाई डीवी इक्वल टू पी। और ये क्या है, ये है बल्क मॉड्यूलस। तो यहां से बोला गया कि बल्क मॉड्यूलस जो है वो प्रेशर के बराबर है, प्रेशर ऑफ द मीडियम के बराबर, ऐसा न्यूटन ने बोला। अगर ये बल्क मॉड्यूलस प्रेशर के बराबर हो गया तो वेलोसिटी ऑफ द वेव यहां से सीधे सीधे क्या लिखी जा सकती है, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर पी बाई रो के बराबर। ओके, और हम जानते हैं पी बाई रो कितना होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी का एक तरीका और क्या है लिखने का, पी इक्वल टू रो आर टी बाई एम, ये भी एक तरीका है। तो यहाँ से पी बाई रो कितना आएगा, आर टी बाई एम। तो यहाँ से वेलोसिटी का एक फॉर्मूला क्या मिल जाता है, रूट ओवर आर टी बाई एम। टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एम उसका मोलर मास, जो भी गैस वहां पे ले रहे हैं वो। तो ये जो फॉर्मूलाज थे ये न्यूटन ने दिए थे, लेकिन लाप्लास ने इन फॉर्मूला को करेक्ट किया। उसने बोला explained that when sound waves propagated in a gaseous medium, there is compression and rarefaction in the particles of the medium. Where there is compression, particles come near to each other and are heated up. मतलब वहां पे टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है. And when there is rarefaction, medium expands and there is fall in temperature. Therefore, the temperature of the medium at every point does not remain constant. So the process of sound propagation is not isothermal. ये बोला लाप्लास ने, आइसोथर्मल बोला था न्यूटन ने. The total quantity of heat of the system as a whole remains constant. And medium does not gain or lose any heat to the surrounding. So ये जो साउंड प्रोपगेशन की प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस है, ऐसा लाप्लास ने बोला. तो इसने यहाँ पे करेक्शन किया कि अगर एडियाबेटिक है तो प्रेशर वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है वो होता है पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट. और उसके हिसाब से अगर डिफरेंशिएट किया जाए, गामा हम जानते हैं सीपी बाई सीवी है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द मीडियम. अगर यहाँ से डिफरेंशिएट किया जाए तो फाइनली जो आपके पास माइनस वी डीपी बाई डीवी बन के आता है वो आता है गामा टाइम्स पी के बराबर. तो बल्क मॉड्यूलस जो इस बार बना वो बना गामा टाइम्स पी, जो पहले बना था सिर्फ प्रेशर के बराबर न्यूटन्स के केस में, वो यहाँ पे बनता है गामा टाइम्स प्रेशर के बराबर लाप्लास के केस में. तो इस बार आप इस जब इक्वेशन में पुट करेंगे वेलोसिटी इज रूट ओवर बी बाई रो, तो बी की जगह पुट करेंगे गामा टाइम्स पी, तो इक्वेशन बनती है ये. और पी की जगह आप आर टी बाई एम रखते हैं तो इक्वेशन फाइनली बनती है रूट ओवर गामा आर टी बाई एम के बराबर.
तो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन जो यहाँ पे यूज करनी है साउंड वेलोसिटी के लिए, रूट ओवर गामा आर टी बाय एम या रूट ओवर बी बाय रो के बराबर। क्लियर है बात? सो अगर साउंड में वेलोसिटी पूछी जाए 10 TP, तो NTP मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम ले सकते हैं 1.01 इंटू 10⁵। डेंसिटी होती है NTP पे 1.293, गामा हम जानते हैं 1.42 लिया जाता है फॉर एयर। तो अब यहाँ से अगर वेलोसिटी निकली जाए तो रूट ओवर गामा पी बाय रो क्या लिखा जाएगा इस तरीके से, फाइनल वेलोसिटी जाएगी 333.04 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एयर इन साउंड। ये आपको याद, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ये आपको एज इट इज ध्यान रखना है, 333 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात? दिस वैल्यू इज इन एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। जब एक्सपेरिमेंटल देखा गया तो बिल्कुल इसी तरीके की वैल्यू मिली, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाप्लास करेक्शन था ये बिल्कुल ठीक था, एडियाबेटिक प्रोपगेशन माना जाना चाहिए। This value is in agreement with the experimental value. Now at any temperature T degree centigrade, velocity of sound Vt, तो ये आपने निकाला नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। अगर किसी T टेम्परेचर पे निकालना है तो हम लिख सकते हैं रूट ओवर गामा आर टी बाय एम से। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, उसको केल्विन में चेंज करके लिखेंगे। फाइनल एक्सप्रेशन जो बनेगा वो बनेगा ये, तो Vt इक्वल टू V नॉट 1 प्लस T बाय 546, वेयर V नॉट 333 लेना है T टेम्परेचर पे। ये इक्वेशन लिखी जा सकती है, T डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पे है, या आप अगर इससे यूज करना चाहते हैं तो सीधा सीधा ये भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब इफेक्ट्स के, किस वेलोसिटी ऑफ साउंड पे किन किन बातों का क्या क्या इफेक्ट होगा। हम बात करेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट, हम बात करेंगे प्रेशर का इफेक्ट, हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी का इफेक्ट, और हम बात करेंगे विंड का इफेक्ट। ऐसे 4 इफेक्ट्स हम इस पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इफेक्ट है टेम्परेचर का। हमने अभी फॉर्मूला देखा, वेलोसिटी इज रूट ओवर गामा आर टी बाय एम। सो यस, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टेम्परेचर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन सीधे से पूछ लिया जाता है कि अगर इस टेम्परेचर पे इतनी वेलोसिटी है तो उस टेम्परेचर पे वेलोसिटी कितनी होगी। दोनों टेम्परेचर के रूट का जो रेशियो है वो यहाँ पे V1 बाय V2 होगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा प्रेशर का अगर देखा जाए तो आपने फॉर्मूला लिखा था रूट ओवर बी बाय रो, या रूट ओवर गामा पी बाय रो के बराबर। तो पी बाय रो जो है वो आर टी बाय एम है। अगर टेम्परेचर ऑफ द मीडियम रिमेन्स कांस्टेंट, देन चेंजिंग प्रेशर डेंसिटी ऑफ द मीडियम प्रोपोर्शनली चेंजेस, सो पी बाय रो रिमेन्स कांस्टेंट। हेंस अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी बाय रो भी कांस्टेंट होगा, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द साउंड भी कांस्टेंट होगी। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपने को क्या दिक्कत होती है, वेलोसिटी आप याद करते हैं रूट ओवर गामा आर टी बाय एम के बराबर, या फिर याद करते हैं रूट ओवर गामा पी बाय रो के बराबर। अब यहाँ देख के लगता है कि प्रेशर के साथ साथ वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे प्रेशर चेंज होता है डेंसिटी भी चेंज होती है। ये पी बाय रो का रेशियो कांस्टेंट रहता है, मतलब प्रेशर के साथ वेलोसिटी में कोई वेरिएशन नहीं होता इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये हमें ध्यान रखना है कि टेम्परेचर के साथ V is proportional to root T, लेकिन प्रेशर के साथ कोई यहाँ पे वेरिएशन नहीं है। बात करते हैं अब ह्यूमिडिटी की। तो ह्यूमिडिटी में चेंजेस आते हैं। द डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर एट NTP इज 0.8, और ड्राई एयर की जो होती है वो होती है 1.2। अब therefore water vapor has a density less than density of dry air. As atmospheric pressure remains approximately same, the velocity of sound is more in moist air than the velocity of sound in dry air. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होती है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो ड्राई एयर की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है वाटर वेपर से, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। वाटर वेपर की डेंसिटी जो है वो ड्राई एयर से कम है, तो जिसके लिए डेंसिटी कम उसके लिए वेलोसिटी ज्यादा। इसका मतलब मॉइस्ट एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मोर देन ड्राई एयर। ये भी इंपॉर्टेंट बात आपके पास आ गई। और जो लास्ट बात आती है वेलोसिटी ऑफ विंड की, तो विंड के केस में आप सीधा सीधा सोच सकते हैं कि अगर विंड के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में ही साउंड प्रोपोगेशन है तब तो वो सपोर्ट करेगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो अपोज करेगा। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं कि नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड इन वेक्टर फॉर्म। अगर सेम डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी।
If wind is blowing in the direction of propagation of sound, it will increase the velocity of sound. On the other end, if the propagation is opposite to the direction of propagation of wind, wave velocity will decrease. तो हम यहाँ पे सीधा सीधा एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है. ठीक है, तक सारी बातें. चलिए अब कुछ और बातें हैं साउंड से रिलेटेड जो हम अगले टर्न पे करेंगे. ये है अपीयरेंस ऑफ साउंड टू द ह्यूमन ईयर, कि इसमें पिच क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लाउडनेस क्या होता है, क्वालिटी या वेव फॉर्म क्या होता है. उसके बाद बात करेंगे एनर्जी कितनी होती है, एंड देन चलेंगे अपन साउंड वेव के इंटरफेरेंस पे. ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय. पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए.